महीने पहले उनकी दुकानों में सील भी लगा दी गई थी। इसके विरोध में भी हम सभी इकट्ठे हो गए, व्यापारियों ने डीएम साहब से मिलते हैं जाकर। एक तो वो समस्या है, एक ट्रांसपोर्ट नगर की बहुत बड़ी समस्या है रुड़की में, क्योंकि अब रुड़की पहले जैसा नहीं रहा, रुड़की अब बहुत बड़ा बन गया है। चारों तरफ जब से नगर निगम बना है बहुत आबादी हो गई है। इसको भी ट्रांसपोर्ट नगर घोषित करने की आप कृपा करेंगे, ये मेरा मानना है। एक समस्या है सिविल लाइन्स मंजूर भूमि की, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे सिविल लाइन्स के रहने वाले हैं उनकी मैं समस्याएं सुनता हूँ। कई साल हो गए हमें भी सुनते हैं कि कभी भी किसी भी रुड़की के स्थानीय नेता ने इसमें कोई पहल नहीं की। मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा सिविल लाइन्स की मंजूर भूमि का एक जो समस्या बनी है वो दूर हो। जहाँ हमारा ये मीटिंग में जहाँ पे हम धर्मशाला बैठे हैं, ये भी मीटिंग की जो जगह है उसके बारे में कहना चाहूँगा, वो भी आपके द्वारा एक जो निर्णय है वो जरूर होना चाहिए। और ये जो यहाँ के निवासी हैं, ये आपको एक बहुत बड़ा, जब आप इस काम में हमें पूरा सहयोग देंगे तो आपका बहुत बड़ा एक योगदान होगा और इसमें सभी रुड़की नगर वासियों को और व्यापारियों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मेरा तो ये मानना है। बाकी सब व्यापारियों से मैं चाहता हूँ कोई भी समस्या हो, हम रुड़की नगर में बैठे हैं, चाहे सीएम साहब की हो और जो पुराने हमारे हैं, कोई भी समस्या हमारे पास लेकर आए। हमारा ये मानना नहीं है कि पार्टी कौन सी है, हम सबसे पहले व्यापारियों के नेता हैं और इसमें भरपूर कोशिश करेंगे कि उनकी समस्या दूर होनी चाहिए। धन्यवाद। जी, हमारे व्यापारी सचिन गुप्ता जी भी कार्यक्रम उद्योग मिलन अभियान के संयोजक, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी अपनी बात कहें। मैं सबसे पहले तो माननीय श्री हरीश रावत जी का जो मुख्यमंत्री हमारे कांग्रेस से रहे सुबह के उत्तराखंड के, उनका बहुत बहुत और आभार करता हूँ। और जो आज पहल उन्होंने शुरू की है व्यापारियों के लिए, वो भी काबिल तारीफ है। मैं चाहूंगा सदन में बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ये एक बहुत ही मजेरे जो राजनीतिक के होते हैं उनमें से एक है जिन्होंने व्यापारियों की समस्या को समझा। उन्हें पता है कि 2 साल से कोरोना काल में जो समस्या व्यापारियों के साथ आई है, हमारी कांग्रेस सरकार और खास तौर से माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी है, वो किसानों के साथ साथ व्यापारियों के साथ भी खड़े हैं। और हमें पता है कि रुड़की की जो समस्या है व्यापारियों की, वो निरंतर उन्हें कम करेंगे और उनका सोल्यूशन जो है हम लोगों को निकाल के देंगे, उनका समाधान करेंगे। जो भी व्यापारी अपनी समस्या को और कोई इसके अलावा बताना चाहता है, जो हमारे उन्होंने अरविंद कश्यप जी ने बताई है, तो उसके अलावा वो आके यहाँ पे मन से बता सकता है, क्योंकि ये व्यापारियों के लिए ही सभा रखी गई है। और इसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी इस समस्याओं का समाधान करके ही यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में हरिद्वार इंडस्ट्रियल स्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष सलीम जी मौजूद हैं। मैं माननीय सुभाष सलीम जी से भी निवेदन करूंगा कि उद्योग मिलन अभियान के इस कार्यक्रम में आप अपनी बात करें। परम आदरणीय रावत जी, हरिद्वार में जो PHL है वो ऐसी एक भारत का एक आज रतन है। और PHL नहीं था तो लोहे का हजारों टन कचरा जो था वो मिट्टी बन जाता था। और आज जो टरबाइन बनती है उससे हजारों इंडक्शन फर्निंग चल रही है और हजारों टन मिट्टी जो है वो लोहे में कन्वर्ट हो रही है। इन्होंने डिप्रिसिएशन वैल्यू लगा के 1 करोड़ की मशीन है, 50 साल में उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू लग के 5,000 रही है और आज उसकी वैल्यू जो है 1 करोड़ से भी ज्यादा है। वो अदानी को बेचने का काम कर रहे हैं। अभी आप 22 में तो मुख्यमंत्री होंगे तो लोगों को यही आसरा है कि आप PHL को बचा दें तो 85,000 आदमी उनकी ज्वाला को हड़ताल कर दें। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे प्रदेश उत्तराखंड के व्यापार मंडल उपाध्यक्ष भी मौजूद है। मैं उनका भी प्रमोद जोहर का स्वागत करता हूँ। वे भी अपनी बात कहें, 2 शब्द आकर व्यापारियों के बारे में। मैं
आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे रुड़की महानगर अध्यक्ष कलीम खान जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि वो व्यापारियों को लेकर दो बात आप भी कह हेलो, सम्मानित हमारे आज के इस कार्यक्रम के खूबसूरत जो व्यापारियों की संयोजक है हमारे सचिन गुप्ता जी, हमारे जो उद्योग के हमारे बहुत ही पुराने कांग्रेसी हमारे सामना कश्यप जी के लड़के अरविंद कश्यप जी जो हमारे व्यापारियों के हैं, हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बहुत ही कर्मठ और मैं तो कहूँ ये मेरे गुरु समान है इसमल शास्त्री जी, सम्मानित हमारे अनमोल जोड़ जी, नागचंद जी, हमारे बड़े जो बहुत ही कर्मठ और बहुत ही हमारे किस्म के हमारे मनोहर लाल शर्मा जी, हमारे किसान के नेता हमारे सुशील अध्यक्ष जी, हमारे महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हमारी रश्मि चौधरी जी, हमारे राजेंद्र जी, हमारे देवेंद्र प्रताप जी, नागचंद जी और सारे लोग हमारे यहाँ पर कांग्रेस के और व्यापारी भाई सब मिलजुल कर हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम बनाया बहुत खूबसूरत। रावत जी के लिए जो भी कोई समस्या होगी मैं इतना आश्वासन उनकी तरफ से देना चाहूंगा। व्यापारियों की हमेशा रात के जब ये मुख्यमंत्री थे रात के 2:30-3 बजे ये मां पूछते थे कोई रहते नहीं गया भाई तेरे किसी समस्या तो नहीं, 2:30 बजे भी अपने किसी आदमी को भेज के पूछते थे कि कोई आदमी रह तो नहीं गया उसकी कोई समस्या तो नहीं। आपको आश्वासन देता हूँ माननीय हमारी सरकार आएगी आपके जो भी व्यापारी की समस्या होगा उसका पूरी तरह से हरीश रावत जी प्रदान करेंगे और आपको पूरी तरह से आप आश्वासन देते हैं। हम पूरी कांग्रेस आपकी समस्या आप किसी की भी हो समस्या व्यापारी के अलावा भी किसी की भी कार्यकर्ता की भी सबकी समस्या दूर होगी, मगर कांग्रेस को मेरा निवेदन है कि कांग्रेस की सरकार लाओ जहाँ जहाँ से भी आप रहते हो जहाँ से भी वोट देते हो कांग्रेस को वोट देने के लिए भी अपील करनी होगी। आपको व्यापारी भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा चुनाव का टाइम है, व्यापारी भी हम उनके लिए हर तरह से तैयार है, मगर हमें भी जो भी हमारा कैंडिडेट होगा उसमें भी उन्हें मदद करनी पड़ेगी और वोट देनी पड़ेगी, यही मैं देना चाहूंगा। और मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ पे आए रुड़की में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ कांग्रेस की तरफ से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस किसान कमेटी के अध्यक्ष सुशील राठी जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आए और रुड़की उद्योग मिलन अभियान में अपनी बात करें। अभी हमारे सदन में मौजूद कोई भी व्यापारी भाई यदि व्यापार से संबंधित कोई समस्या करना चाहता हो तो मैं आप आइए आप अपने व्यापारियों से संबंधित समस्या रखिए। आज व्यापारी माननीय मुख्यमंत्री जी आज व्यापारी ग्रस्त है और व्यापारी बहुत परेशान है। सदन में उपस्थित सभी सदस्य माननीय हरीश रावत जी को और सभी को मेरा नमस्कार। मैं माननीय हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा हमारा जो सुनारा इंडस्ट्री एरिया है यहाँ तो कंपनियां हैं, भगवानपुर इंडस्ट्री एरिया है, शेडगुल हो गया, लेकिन जैसा शेडगुल डेवलप हुआ ऐसा सुनारे में से नहीं कोई डेवलप हुआ, भगवानपुर इंडस्ट्री एरिया डेवलप नहीं हुआ। क्यों?
जब टैक्स सब कंपनियों में बराबर है, सब विभागों को जो भी कंपनियों का बैठता हो जाता है, तो फिर वहाँ पर वाटर की, सीवरेज की, उनकी लाइट की, बिजली की व्यवस्था कौन है? मैं ये कहना चाहूँगा, यदि हमारे सरकार आती है, कांग्रेस सरकार डिबेट होती है यहाँ पर, और डिबेट क्या होती है होगी, ये तो आवाज आ रही जनता की। तो मैं ये कहना चाहूँगा रावत जी से, पूर्व मुख्यमंत्री साहब से, सरकार करने के बावजूद सबसे पहले जैसा कभी अब से 40 साल पहले रुड़की के अंदर रामनगर इंडस्ट्री एरिया डेवलप हुआ था और उसके बेस पर सिडकुल डेवलप हुआ, ऐसा ही एक बार सुधार इंडस्ट्री एरिया डेवलप होना चाहिए, क्योंकि जिससे रिवेन्यू इतना ज्यादा है जितना भगवानपुर की 50 फैक्ट्री से, वो छोटा सा इंडस्ट्री एरिया, बहुत 10-20 किलो चुनी कंपनी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा भाई, उसमें डेवलपमेंट बताइए। सुनहरा इंडस्ट्री, सुनहरा गांव से अपनी साइड को सलेमपुर इंडस्ट्री एरिया, उसमें कुछ नहीं है, जितनी भी फैक्ट्री है, मेरी भी कंपनी वहीं पर, मैं भी पिछले 16 साल से वहीं पर बैठा हुआ है, और आज उसकी स्थिति ऐसी है कि देखो बाहर से तो कुछ नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, यदि उन्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट, नाली की हो, सड़क की, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वहाँ को, तो बाबूजी बहुत अच्छा हो सकता है। एक बात बताओ, रोजगार कहती है सरकार, ये सारी सरकार बेवकूफ है जो चल रही है। अगर इस रोजगार की समस्या तुम आपको बेरोजगारी तो बहुत बढ़ा रखी है, वो चूसने को लगे, सेल्टैक्स बढ़ा पीछे, या हमारी को बाबूजी चोर बना दिया, सेल्टैक्स पीछे खड़ा, उसके पीछे पोल्यूशन विभाग खड़ा, उसके पीछे विद्युत विभाग खड़ा, काट दिया बिल्कुल। 1 घंटे के लिए हमारी जीएसटी रिटर्न हमें सरकार से लेनी 5 साल बाद, हमें सरकार को देनी 21 तारीख को, पिछले महीने के अगले महीने की 21 तारीख को चाहिए। क्यों ऐसा होता है? एक तो व्यापार के एक तो उपद्रव कर दिया, कई करोड़ रुपए सरकार को बकाया, किसी ने पूछा ही नहीं आज तक। जो जितने व्यापार यहाँ चले गए, बाबूजी मैं ये कहता हूँ अगर इतनी इंडस्ट्री जितनी है ये भी रुक गई तो यहाँ रोजगार की समस्या नहीं, बाबूजी जैसा आपके सामने होगा, आपकी सरकार में। और मुझे बहुत खुशी है, मैं बाबूजी से परिचित मिले था रामपुर तिराया शर्मा जी के साथ, मैं गलती से रात को 7:30-8 बजे के बाद अपने सीएम साहब के पास गया, सीएम साहब ने तब भी बुलाया, पूछा, उस टाइम की मैंने छोटी सी बात अपने के लिए रखी, लेकिन उसमें से सिडकुल के लिए हुई, ना कि सुनारा और उनकी भगवानपुर के लिए कुछ हुआ। तो मैं चाहता हूँ बाबूजी, आग्रह करना चाहता हूँ, यहाँ के व्यापारियों को भी देखता हूँ, जितने छोटे बड़े सिविल लाइन, यहाँ का बेटीगंज, यहाँ के आसपास का जितना भी नगर निगम का क्षेत्र, उसमें एक और समस्या पैदा करती है। अभी यहाँ के मेयर साहब से मेरी बात नहीं, मैंने कहा यहाँ एक कौन सा चार्ज लगा दिया वसूली का, कंपनी फीस, कंपनी में अभी गाड़ी घुसने से और निकलने तक का पूरा चार्ज है उसका कंपनी का, चाहे वो खाली आ रही है अपनी आ रही है चाहे भरी जा रही है, नगर निगम का कौन सा टैक्स है ये हमें समझ नहीं आएगा। देखो ये बहुत छोटी छोटी समस्या, मेरा तो इतना ही कहना है बाबूजी, यदि सरकार लिमिट होती है तो उद्योग में यदि आपको ध्यान दे दिया और किसान को ध्यान दे दिया तो युवा मजबूत होगा, युवा मजबूत होगा तो बाबूजी सेंटर तक पहुंचने मैं निश्चित रूप से जिस स्टेट की, जिस देश की 2 चीज मजबूत होंगी, युवा और व्यापारी और किसान तीसरा, वो कभी हार नहीं सकता। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिली आज, इन्हीं में से एक की वजह से हिली, किसान की वजह से, और ये दोबारा भी हिलनी है बाबूजी, ये व्यापारी की वजह से हिलेगी, क्योंकि व्यापारी जितने बहन सहन कर सकता है 7 साल वो कर चुका है, अब गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिसकी फैक्ट्री के एक बार ताला लग गया उसको बनाने की हिम्मत नहीं है, कारण सरकार को देना 2 करोड़, लेना 8 करोड़, सरकार के पास देने को पैसे नहीं है, लेने के लिए छूट सकते थे। तो बाबूजी मेरा तो यही आग्रह है, एक बार यदि आपको मौका मिलेगा तो इस पर ध्यान जरूर देना व्यापारी के लिए, बाबूजी युवा मजबूत हो जाएगा पक्का 100%। तो यही है आपने इंडस्ट्री डेवलप करने की बात रखी, हमारे बीच में जी वो भी करेंगे। अभी आप फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है, जैसे मैं हमारे बीच में पहुंचे मुख्य अतिथि जी को हमारे रुड़की कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता जी द्वारा एक मोमेंटो भेंट किया जाना है। मैं हमारे सचिन गुप्ता जी एक मोमेंटो भेंट करेंगे। ये बहुत पुराना 1845 का पंखा है, जिसकी एक अद्भुत बनावट है और स्पीड मीटर से चलता है, मिट्टी तेल से चलता है और मिट्टी तेल से चलने सचिन भाई एक सेकंड, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में
मौजूद हमारे आज महामहिम हमारे ईश्वरलाल शास्त्री जी, मैं उनसे कहूंगा कि आप भी आए, आप भी व्यापारी वर्ग में हैं, आपसे संबंधित हैं, आप भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री हरीश रावत जी को जो उनकी आपके बीच उद्योग मिलन अभियान में आए हैं, व्यापारियों की समस्या से अवगत कराएं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और व्यापारी नाम है ईश्वरलाल शास्त्री जी। आज के सहयोगी जो सम्मान करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, होने वाले मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, पंचमरा सिंह, श्री श्रद्धेय पिता तुल्य समाज सेवी PSM, सभी इंस्टीट्यूशन के प्रबंधक श्री हनुमान शर्मा जी, इस प्रोग्राम के संयोजक मेरे प्रिय दोस्त मेरे माननीय श्री सचिन गुप्ता जी, सुभाष सरीन जी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष श्री प्रमोद जोहर जी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष श्री अरविंद कश्यप जी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री श्री कमल चावला जी, महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कलीम खान जी, चौधरी राजेंद्र जी, ये बहुत खुशी हो रही है चौधरी प्रताप सिंह को देख के, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी प्रताप सिंह जी, राव फाक साहब, बहन रश्मि चौधरी जी, मंजू कश्यप जी, जय कश्यप जी, सुशील जी, सुभाष सैनी जी, ये मेरा छोटा भाई है, ये भी कांग्रेस बाहर। मैं सिर्फ दो बातें व्यापारियों के लिए कहूँगा और दो बातें हरीश रावत जी के लिए भी कहूँगा। मैं भी 3 दिन पहले ये जो कानून, कृषि कानून वापस लिया गया है, तो पूर्व CM साहब टीवी पे मैंने देखा बोल रहे थे और किसान भी बहुत मात्रा में किसान साहब से मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तो किसानों में रावत जी का बहुत आभार प्रकट किया और ये कहा कि ये कांग्रेस का जो हमें समर्थन मिला है, हमें ऊर्जा दी है कांग्रेस ने, और ये समर्थन उसमें प्रियंका वाड्रा जी हों, राहुल जी हों और हरीश रावत जी हों, इन्होंने जा के बॉर्डरों पे जो इन्होंने सहयोग किया किसानों का, उनका मनोबल बढ़ा है। ये मैंने टीवी पे देखा है, शायद रावत जी ने देखा, मैंने देखा है। मैं रावत जी को 80 से जानता हूँ। जब पहला इलेक्शन ये जीते 80 में, तो युवा थे। साउथ एवेन्यू में जगपाल सिंह सांसद थे, उनके बराबर में ही रहते थे। मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने इनका हाउस में पहला भाषण 80 में ही सुना। और इंदिरा जी ने, स्वर्गीय इंदिरा जी ने, जो हमारी दुनिया की महबूब रहनुमा थी, महबूब नेता थी, जिन्हें अनवर सादात जैसे, गद्दाफी जैसे, सद्दाम हुसैन जैसे, नेल्सन मंडेला जैसे, यासर अराफात जैसे, दुनिया भर के गोरबाचौक जैसे नेता अपनी बहन मानते थे, और पूरी दुनिया की समस्याओं के लिए यूएनओ के अलावा अगर कोई मीटिंग होती थी तो बहन इंदिरा जी को बुलाया जाता था और उन समस्याओं का निदान किया जाता था। ऐसे नहीं थी ये जो कहते हैं कि एक ही परिवार राज कर रहा है। कोई है दुनिया के अंदर ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री जिन्होंने दो प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी हो? इंदिरा जी ने शहादत दे दी किस लिए कि देश के टुकड़े ना हो। राजीव गांधी ने शहादत दे दी, अपनी जान दे दी। है कोई ऐसा? अरे आप देखिए 59 साल का मांगते हैं, क्या हिसाब दीजिए। वहां पहले प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजना बना के फाफड़ा में अगर डैम दिया, भगोड़ स्टील कारखाना दिया, सुई नहीं बनती थी, पैकेट टैग बने।
महबूब रहनुमा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंक राष्ट्रीयकरण किया, जो आज आप बैंकों से लोन ले लेते हैं, नहीं तो गरीब आदमी तो बैंक जा नहीं सकता था। ब्रिगेड फंड खत्म किया, 24 सुविधाएं मिलती थी राजा महाराजाओं के, करोड़ों रुपया जाता था वो फंड किया, बहुत बड़ी जिलारी थी। ये थी उनके अंदर बात। राजीव जी ने 18 साल का युवा बनाया, वोटर बनाया। ये जो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ये राजीव जी की देन है। पूछते 11 साल का क्या इनके पास हिसाब है, क्या दिया? नोटबंदी कराई, बर्बाद कर दिया। ये जीसी लगाई, बर्बाद कर दिया। व्यापारियों का, किसानों का, युवाओं का, युवतियों का, छात्र छात्राओं का शिक्षा खत्म कर दी। कोई रोजगार नहीं है, कोई वो नहीं है। कितने आदमी, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कितने युवा सुसाइड कर रहे हैं। मान्यवर हरीश रावत जी, आने वाला समय वाकई आपका है, वो है आवाज़े खलकत नकारे खुदा। तो सच में ही आवाज़े खलकत है, नकारे खुदा है कि रावत जी मुख्यमंत्री होंगे और सरकार। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये जनता बोल रही है। एक शेर के साथ अपनी वाणी को तवज्जो चाहूंगा रावत जी। एक एक झूठ बिक गया, ठीक है लिए है रावत जी। एक झूठ दोपहर तक बिक गया, एक झूठ दोपहर तक बिक गया। शाम लिए बैठी रही सच्चाई लिए, शाम लिए बैठी रही सच्चाई। बड़े अदब से झूठ बोले जा रहे थे, मैं यकीन ना करता तो क्या करता। बड़े अदब से बोलते हैं वो मोदी जी, और यकीन कर जाती है जनता। आइंदा यकीन ना करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद शास्त्री जी। हमारे बीच में राजकुमार जी व्यापारी हैं, बीडीगंज की समस्या को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि आप इनकी बात सुने। हेलो, हाँ जी, माननीय हरीश रावत जी, हम बीडीगंज के रहते हैं, यहाँ 6 साल से रह रहे हैं, मगर यहाँ तक जो है वो तक कोई रिन्यू करने को तैयार नहीं है। नगर निगम में कितनी बार जाके कुछ सुनने को, कुछ बताने को तैयार नहीं है कि गाँव में पर्ची बताने जैसे मिल रही है, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमें आपसे निवेदन है कि इसको रिन्यू करा जाए, और जिससे कि यहाँ के रहने वाले बेफिक्र होकर रह सकते हैं, फ्री होल्ड कर दिया जाए। तो अगर फ्री होल्ड आगे बढ़ाई जाए, जो भी कुछ भी लो, मतलब जिससे कि मकान सरकार में अगर नक्शा बनवाना चाहें तो वो बनता नहीं, क्योंकि लीज है। कहते जब तक फ्री होल्ड नहीं कि नक्शा नहीं पास होने का, तो इसके लिए कुछ कदम उठाया जाए। धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम में हमारे बीच जिनको आप सुनने के लिए बेताब है, जो आपके बीच में बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर लाए हैं और आपकी बात रखेंगे, आपके बीच आएंगे। मैं एक नारा लगाना चाहता हूं। राजकिशोर जी के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम रुड़की में आयोजित हुआ। एक नारा लगा रहा हूं, परिवर्तन हो रहा है, हरदा आ रहा है। परिवर्तन हो रहा है, हरदा आ रहा है। मैं बोलूंगा परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आप बोलेंगे हरदा आ रहा है। परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आपके बीच हमारे श्री हरीश रावत जी। बंद कर दो दादा। अरुण कश्यप जी, दीपक जी, सचिन जी, सौरभ गौरव जी, विपिन गोयल जी, सुभाष सलीम जी, जफर जी, नौशाद जी, बॉबी जी, डॉक्टर विनय जी और क्रांति उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल रुड़की के सभी
सम्मानित सदस्य, हमारे उद्यमिता से जुड़े हुए सभी सम्मानित कांग्रेस जन, हमारे सभी भाई, सैनी साहब है, मैं तो यही है भाई, मुझे हिला नहीं रहा चल रहा है ऐसे। कांग्रेस के सभी तो ये बंद कर लिया जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आप सब व्यापारी बंधुओं के साथ, जो जगत के निर्णय के साथ अपनी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वोट का सवाल नहीं है, वोट एक महत्वपूर्ण सवाल है और लोकतंत्र की वोट धारा, तो इसलिए कांग्रेस अपना रोल ठीक से अदा कर सके। कांग्रेस अपना रोल ठीक से अदा कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि हमारा समाज के अलग अलग वर्गों के, जिसमें सामाजिक समूह, जिसमें हमारे व्यवसायिक समूह से, उन सबके साथ संवाद, और वो संवाद निरंतर रिव्यू भी होता है। हर पार्टी ये मान करके चलती है कि वो सत्ता में आने की एक प्रबल संभावना, हम भी अपनी कोई प्रबल संभावना मानते हैं, अपना घोषणा पत्र तैयार और अगले 5 साल का एक खाका बना रहे, एक नक्शा तैयार कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम राज्य का संचालन, तो जो नीतियां तय कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जो पुराने नीतियों के आरोप में बदले हुए समय के साथ हम नई नीतियों के रूप में या कुछ एडिशन करके उसको पेश कर सके, उसका अमल कर सके। अब इस काम को पूरा करना पार्टी के लिए भी आवश्यक है और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है, राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। मगर उसमें इनपुट कहाँ से आएगा, जानकारी कहाँ से आएगी? अब मुझे आज यहाँ पर मालूम पड़ा कि यूपी में ट्रांसपोर्ट अगर होना चाहिए, तो मुझे एकदम से मेरे दिमाग में बड़ा खटका सा लगा। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति उससे आज से 5 साल 6 साल पहले इसको कहते थे, तो फिर मैं इस काम को उस समय लेट स्टेज में कभी कभी कुछ बातें बहरहाल आज पुरानी रूप में जितना उत्तराखंड ग्रो करना है, बढ़ रहा है, उस हिसाब से यूपी की व्यापारिक औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। तो हमको आने वाले बदले हुए समय के लिए यूपी को तैयार करना है, तो यहाँ दोनों चीजें, व्यवस्था संबंधी और संचार संबंधी दोनों चीजें दुरुस्त, ताकि यूपी का एक क्विक संवाद हो सके और साथ साथ जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं इस तरह की हों ताकि लोगों को अपने व्यवसाय को, अपने कामकाज को बढ़ाने का मौका मिल सके, उसके लिए आवश्यक वातावरण है। तो उसमें ट्रांसपोर्ट नगर भी एक कंपोनेंट है, एक आवश्यक है। दूसरा, सूचना तक मजबूत रहे, उसके लिए व्यवस्थाएं करना भी आवश्यक है, क्योंकि आज हर पल चीजें बदलती हैं और बदलते हुए पल के साथ व्यापारी यदि कदम नहीं उठाएगा तो उसका माल, उसको तो बेचना है, तो पहुंचाना है। जब उद्योग जगत को
लोगों की आवश्यकता के अनुसार चीजों को बनाने का काम करना है, तो दोनों का काम नहीं कर सकता। तो ये दोनों चीजें फैसले केवल सरकार पैदा कर सकती है। और मैं आपने जो मार्गदर्शन यूपी ने दिखाया है, इसका उपयोग और जगह भी कर जहाँ जहाँ हमारे इस तरीके के पॉइंट हैं, जहाँ हमको ट्रांसपोर्ट नगर्स को और अंतर्राज्यीय बस अड्डे को विकसित करने में जरूरत है, वहाँ हम उसको विकसित करें। और मैं उनकी प्राथमिकता के अनुसार इसको प्राथमिकता के अनुसार एक आपके वहाँ बताया तो सुधार सभा अपनी परिस्थितियों में नगर निगम में हमारे की भाइयों की हमें न्याय कर मिले, तो उनको कुछ शर्तों के साथ बसाया, कुछ चीजों का पालन हो रहा है। यदि हम अपने मनमौजी तरीके की चीजों पर थोप रहे हैं, उनको सुधार हो रही है, तो ये क्या है। और कांग्रेस इस मामले में आपका पूरा आपका पूरा यहाँ आपने एक बात जो कंटेनर को आरटीओ से पास करवाने में एक सर्टिफिकेट की बात की। दो चीजें दो बातें, एक तो जीएसटी को लेकर हमारी बिल्कुल स्पष्ट मान्यता है कि ये जीएसटी व्यवस्था एक तरफा बनाई है। इसमें चाहे उद्योग वाले हों चाहे व्यापारी हों, हम तो आपके फर्स्ट लव नहीं, फर्स्ट लव तो आपकी मेरी बात बुरी लगती हो तो मैं वापस अच्छी लग रही तो हम तो जो है, जब पहले प्यार ने आपको पूरी तरीके से धोखा दे दिया तब हम उम्मीदवार हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाएंगे कि दोनों व्यवस्था नोटबंदी के कारण भी बहुत सारे घर, बहुत सारे व्यापार बर्बाद, उसको शासन चलाने वालों को समझना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था का संचालन करने वाले लोग हैं उनको समझना चाहिए कि उनकी किस नीति के कारण किस वर्ग को बर्बादी देगी। और आज के समय में ये जानकारी इकट्ठा करना कोई कठिन काम नहीं है। संचार टेक्नोलॉजी ने सब कुछ समझ और हम राज्य में नोटबंदी के दुष्प्रभाव से कौन व्यापार, किस व्यापारी को बर्बादी देनी पड़ी है, किस उद्योगी को बर्बादी देनी पड़ी है, उसका संज्ञान जरूर लेंगे और उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। हम अपने पॉलिसी का समाप्त वही स्थिति हम जीएसटी के विषय में, क्योंकि जीएसटी राहुल जी वही भी कहते थे गब्बर सिंह टैक्स, जो वास्तविक अर्थों में गब्बर सिंह टैक्स, जिसमें कई ऐसे आइटम जिन आइटम्स पर जीएसटी की न्यूनतम दर होनी चाहिए उसको अधिकतम के स्तर पर डाल दिया गया। ये पहली ऐसी व्यवस्था है जीएसटी की जिसमें ऐसी चीजों पर जीएसटी लगा दिया गया है तो समझ से परे तो जीएसटी लगा दिया। और हमारी कोशिश रही कांग्रेस से जिस सरकार राज्य में, तो हम दूसरे ढंग से आपको पैसे देने की कोशिश करेंगे, लेकिन पॉलिसी के रूप में हम कांग्रेस पार्टी जीएसटी को पूरी तरीके से रिव्यू करेंगे। हम नहीं कह रहे कि जीएसटी को हम करें, लेकिन हम यह अवश्य आपसे कह रहे हैं कि हम यदि सिंगल टैक्स की जरूरत पड़ेगी तो हम न्यूनतम स्लैब को यूज कर सकेंगे ताकि व्यापार भी फ्लोरिश करे और व्यापार के साथ साथ जो है जो उपभोक्ता है उसको भी लाभ। और
इसमें ज्यादा से ज्यादा यदि कोई सरकार महसूस करती है तो 2 स्लैब होने चाहिए। और यहाँ तो पता नहीं स्लैब का निर्धारण किस तरीके से किया गया है वो बहुत जटिल है। और उसके बाद इस प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया। हम तो ये समझते थे कि हमने जब GST तो हमने GST को एक जो स्वैच्छिक कराधान के रूप में जिसको व्यापारी वेलकम करेगा और वो टेक्नोलॉजी के लाभ के लिए GST को उपयोगी मानेगा। इससे व्यापार को पुलिस होगा और उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। जिन्होंने व्यापारी को ये समझ करके कि बुनियादी रूप में ये ठगेगा तो व्यापारी ठग न सके उसके लिए इतनी व्यवस्थाएं कर दी है। बस जो छोटा व्यापार करने वाले आज उसमें GST लग जा रही है वो तो बड़ा परेशान हो जाएगा। और मुझे हाल में किसी ने बताया कि GST ऐसी चीजों में भी लगा दी जा रही है। कोई कलाकार है, कलाकार उसको कुछ चीज प्रोड्यूस कर और वो सरकार की तरफ से प्रोड्यूस कर रहा है, सरकार उसको 300 रुपया या 3000 रुपया 5000 रुपया दे रही है तो उससे कहा जा रहा है कि GST काट करके लाओ और इसका फॉर्म भर करके लाओ। अब एक कलाकार जिसको 5000 रुपया मिल रहा है यदि वो GST के लिए वकील ढूंढता फिरेगा तो कला भी भूल जाएगा और वो 5000 रुपया तो उसके लिए बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो इस तरीके के मतलब इसमें कई तरीके के नॉनसेंस जो संगठित व्यापार को तो दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जो असंगठित व्यापार है उसके लिए बड़ी भारी दिक्कत है। जो छोटे मोटे उनके लिए बड़ी भारी दिक्कत है। वो और एक बात अब मैंने बात बताया है कि GST काल का हम ठीक से मूल्यांकन करें तो वो हमारे देश के अंदर अनऑर्गेनाइज उद्योगों के लिए छोटे उद्योग जिसको लघु सूक्ष्म उद्योग कहते हैं उनके लिए अभिशाप साबित हुई। तो हमने तय किया है कि 2024 में भी कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम GST को एक बार पूरी तरीके से फिर से रिव्यू करेंगे और इस रिव्यू प्रोसेस में हम व्यापारियों को लघु उद्यमियों को सबको सम्मिलित करेंगे ताकि ऐसी व्यवस्था तैयार हो जा सके जो सर्वकालिक हो सके और जो सर्वसुलभ हो सके और सबके लिए उपयोगी हो सके उसको डेवलप करने का काम। यहाँ हमारे दोस्तों ने एक बात और यहाँ पर सुझाव के तौर पे कहा है कि जो कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से मेरी समझे कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो उस समय प्रभावित नहीं, मगर उसमें व्यापारों में उसका गहरा असर, कुछ उद्योगों में उसका गहरा असर और राज्य के लिए आप कितने जरूरी हैं, हमारी व्यवस्था के लिए आप कितने जरूरी हैं, इस बात को मैं समझता हूँ कि एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री को समझाने की आवश्यकता है। हमारा अपना मानना है जो उत्पादन पर लगे हुए लोग हैं जिनको हम श्रमिक कहते हैं, जो उत्पादन के लिए चीज क्रिएट करते हैं जिनको हम उद्योगी कहते हैं, जिनको हम मतलब उत्पादक कहते हैं, किसान कहते हैं, और उसके बाद व्यापारी जो उसको परोसने का काम होता है, लोगों तक देने का काम करता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इस हड्डी में यदि कुछ व्यापारियों को कुछ हिस्से को चोट पहुंची है तो ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उनको किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन समझेंगे तो आप अपने तरीके अपने अपने प्रयासों से समझेंगे, लेकिन सरकार के तौर पर कांग्रेस आप समझें, आप अपने को फिर से व्यवस्थित कर सकें, जो उद्योग को उद्यम को जो आपके व्यापार को नुकसान हो रहा है उस नुकसान से आप बाहर निकल सके, उसके लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करना ये
कांग्रेस अपना धर्म मानेगी और इसको हम अपनी घोषणा पत्र हिस्सा भी बनाएंगे कि कोरोना काल में हर सरकार को कांग्रेस की सरकार नीतिगत फैसलों से मदद। मैं एक बात फिर दोहरा रहा हूँ, कोरोना काल में प्रभावित हुए व्यापार और उद्योगों को कांग्रेस सरकार अपने नीतिगत फैसलों से सहूलियत प्रदान करेगी कि वो अपने काम पर व्यवस्थित तरीके से खड़ा हो सके। और ठीक है तो मैं जब आपकी सरकार आया विधान करते हैं और यहाँ एक मामला अभी मुझे सुझाव दिया गया व्यापार कार्ड ताकि एक आइडेंटिटी व्यक्त की सुझाव कुछ सरल है मगर मैं इसके बहुत से कोर्स को और लोगों के साथ भी डिस्कस करूँगा। मैं राजभवन से कहूँगा जरा से इसको रख दें और इसका देखते हैं कि क्या एक बार इसको फिर से सोच एक सेकेंड थॉट के तौर पर, लेकिन वैसे मुझे सुझाव पहली नज़र में बहुत। अब मैं आता हूँ ये जो सिविल राइट्स का इसका लीग और कुछ मजदूर लाइन का इसको मैंने तो हल किया था ऐसा आपने प्रयास किया था अपने कार्यकाल में कि इनके रेट लगा दिए जाए इससे अब आप हो जाएगा थोड़ा सा लेकिन हो नहीं पाया था कुछ वजह आपने कर दिया था इसलिए नहीं हो पाया था वरना आपने आदेश कर दिए मुझे अच्छी तरीके से आ गया कि मैंने ये मामला हमारे सरकार के स्तर पर हिस्सा लेकिन आपको ये बात सिविल लाइन्स में घर रहने वाले लोग मेरी बात का बुरा यदि बुरा मानना है तो मैं वापस नहीं कहूँगा। चुनाव के वक्त में सत्य बुनियाद प्रियम बुनियाद अप्रिय सत्य अप्रिय सत्य है कि वहाँ सब लोग और उसके बावजूद भी एक छोटी सी बाधा आप पिछले 5 साल में उसको और जबकि हमने सोचा था आपके लीग वाला और यहाँ नैनीताल में यहाँ देहरादून के अंदर प्रेम नगर लीग वाला मामला हमने इन 2 मामलों को समझा था कि हम राज्य के लिए इसको रोल मॉडल के रूप में बनाएंगे। लेकिन अब बहरहाल जो हुआ तो नहीं मैं उस पर नहीं जाता। उस समय आपको उम्मीद थी कि हरीश रावत के वहाँ को जाना आना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है। जब आपकी अपनी ही सरकार आ जाएगी तो हो जाएगी। लेकिन 5 साल में हुई तो अब आप हमको 5 साल देगा, हम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसका समाधान मुझे अभी कोटवार भी जाना है और तो किसी कुछ बात कांग्रेस के दोस्तों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ मैं अगली बार आऊँगा कुछ दिन बाद आपसे बातचीत करने के लिए। कुछ दिन फिर आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बार से सारे व्यापार और उद्योग के लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप आए और आपने हमारा मान। मैं हमारे राजकिशोर जी जिन्होंने व्यापार मिलन अभियान के मध्य समन्वय की भूमिका निभाई है, मैं राजकिशोर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके माध्यम से आज हमारे किशोर जी ने भेंट की और उनकी साथ आने वाले विधानसभा 2022 चुनाव के बाद उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस सरकार में इनकी समस्याओं का समाधान एवं निदान किया जाएगा। सभी व्यापारियों से निवेदन है कि जलपान की व्यवस्था है, सभी व्यापारी भाई कांग्रेस नेता कार्यकर्ता बस बढ़िया केक कटाने वाला है मेरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
भैया